हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं। स्वागत शुक्रिया आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता नदीम अख्तर जी हैं। स्वागत शुक्रिया आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अलावत जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत आशीष जी आपसे कर रहा हूं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की कॉन्जिक्यूटिव बन रही है सरकार, असम में बन चुकी है। अब तो शपथ की तस्वीरें आना बाकी हैं। कितने उत्साहित हैं, कितने संतुष्ट हैं कि भाई दूसरी बार फिर से उस लेगेसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और कितने कामदार और दमदार मुख्यमंत्री बनेंगे असम के? जी कुणाल जी आपको, आसिफ जी आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, ये सच में मैं कहूंगा, सबसे पहले तो कहूं कि जीत है, ये डेमोक्रेसी है, कोई जीतता है कोई हारता है। वो बात अलग है कि एनडीए सरकार जो है हमारे मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जीत रही है और कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे जो असली जीत थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी, वो डेमोक्रेसी की थी, जहां पे इतनी हाई परसेंटेज में पांचों राज्यों में चुनाव कराने में इलेक्शन कमीशन कामयाब रही। और जो लोग उसके ऊपर उंगली उठाते थे ये उनके मुंह पे करारा झापड़ था। पहली बात। दूसरी बात, असम के अंदर तीसरी बार एनडीए की सरकार और हिमंता बिस्वा शर्मा जी खुद दूसरी बार इस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कोई संयोग नहीं, ये उनके कार्यप्रणाली की वजह से ही ऐसा हो पाया है। आप समझिएगा कि जहां पे 126 सीटों के लिए कंटेस्ट हुआ और वहां पे बीजेपी अपने एलाइज के साथ लड़ी एनडीए के रूप में, और बीजेपी लड़ी टोटल 90 सीट्स पे, और उन 90 सीट्स में से 82 जीत के आई प्रचंड बहुमत के साथ। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनी, लेकिन अपने दम पे सरकार बनाने का मैजिक नंबर जो था 64 का, उससे भी कहीं ज्यादा हासिल करके। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि असम की जनता को एनडीए और बीजेपी सरकार के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। वो भरोसा क्यों हो पाया है? वो भरोसा यूं ही सिर्फ जुमले कहने से नहीं हो पाया, जो अपोजिशन वाले यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। वो भरोसा हो पाया इस वजह से क्योंकि जो काम किए गए, कैसे काम किए गए। अगर स्टेट का CAGR जिसको कहते हैं वो पकड़े आप, तो उसका वो 13% CAGR जो GSDP है वो असम का है, विच इज हाईएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। पर कैपिटा इनकम में 58% का इंक्रीज होना असम में, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिना प्लानिंग के, बिना एग्जीक्यूशन के ये नहीं हो सकता। बजट यूटिलाइजेशन जो स्टेट को दी जाती है, जिससे पता चलता है कि तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बीजेपी के पक्ष में गई, जनता ने इसको ऑब्जर्व भी किया। ठीक है, मैं सब लौट रहा हूं, मैं ओपनिंग आशीष जी, शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभाली और उसके बाद ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लिए जो नेशनल हेडलाइंस में आ गए। और आज भी हमने देखा कि जितने चीफ मिनिस्टर वन बाय वन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा फायरफुल जो एंट्री है वो शुभेंदु अधिकारी की नजर आई अचानक से पूरी। हाँ, तो हिमंता जी भी कम नहीं है, वो भी टॉप प्रायोरिटी लीडर्स में से हैं जो अब नेशनल चेहरा बनते जा रहे हैं बीजेपी के। हाउ यू कम टू एन कंक्लूजन कि भाई ये उनकी जो पारी है वो और ज्यादा धमाकेदार होगी? नेशनल सुर्खियां तो बटोरी की बटेरी, इंटरनेशनल भी सुर्खियां बनेंगी। जी, मैं इसको ऐसे कहूंगा कि मान लीजिएगा एक कमरा पिछले 15 दिन से गंदा पड़ा है, काम करने वाली बाई नहीं आ रही है, और दूसरे कमरे में 3 दिन पहले तक या 4 दिन पहले तक या 2 दिन पहले तक सफाई हुई। दोनों में आज आप सफाई करेंगे तो ज्यादा सफाई हुई कहां दिखाई देगी? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल की जो पिछले 3 से 4 दशक की हालत थी, 35 से 40 साल में जो वहां के लोगों का उत्पीड़न हुआ, जिस तरह वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्रों का दुरुपयोग किया गया, तो वहां पे कुछ कड़े कदम और बड़ी स्पीड से उठाना शुभेंदु अधिकारी जी के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन असम का केस इससे थोड़ा फर्क इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ये तीसरी बार एनडीए की सरकार वहां बनने जा रही है और खुद हमारे सीएम साहब की ये दूसरी पारी है, तो वहां पे भी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर क्या था वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। दूसरी बात आप ये समझिएगा, ये डबल इंजन की जो सरकार है वो फर्क क्लियर दिखाई देता है कि जिस तरह से हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही शुभेंदु अधिकारी जी ने क्या ताबड़तोड़ फैसले लिए, सबको हिला के रख दिया नीचे से ऊपर तक, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह
यही हमारा ध्येय रहा है। लेकिन असम के अंदर यहां पे क्या है अभी कि असम के अंदर भी हमने जो वादे किए हैं हम उन सबको पूरा करेंगे, और इस विश्वास के ऊपर ही जनता हमें चुन के वापस लेके आई है। उन्हें पता है कि अगर हमने 2 लाख गवर्नमेंट जॉब देने का वादा किया है, 3,000 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया है, 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, तो ये सब होगा। अगर केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन का वादा किया है, क्योंकि बीजेपी वादे नहीं करती, बीजेपी दावे करती है, और दावे इस बात के ऊपर करती है क्योंकि हमने कर दिखाया है, क्योंकि हमने कर दिखाया है तो जनता को पता ही आगे भी करेंगे। लेकिन सिर्फ एक सेकेंड, अनलाइक कांग्रेस की सरकार, जो देखिएगा केरला में वो धक्का सरकार बन रही है, हमारी डबल इंजन सरकार है, वो धक्का सरकार है जहां उनको अपना सीएम का चेहरा ही नहीं मिल रहा। और आज भी 9 बड़े जो मंत्री वहां के और कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, केपीसीसी के पुराने अध्यक्ष भी, करंट अध्यक्ष भी, वो सब दिल्ली भागते फिर रहे हैं कि भाई केरला में सीएम किसको बनाएंगे, कुछ तो फैसला कीजिए। लेकिन कांग्रेस के पास ना ढंग का नेता है ना नेतृत्व है, वो फर्क जनता को क्लियर दिखाई देता है। जी आशीष जी रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। जी मैं 10 सेकंड में सिर्फ अपने डॉक्टर अभिषेक की बात को सप्लीमेंट करूंगा। जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने एसेट्स को नहीं संभाल पा रही, ग्राउंड लेवल वर्किंग नहीं कर पा रही, आपके दर्शकों को शायद जान के हैरानी होगी कि कांग्रेस का जो सीएम फेस था वो थे गौरव गोगोई। गौरव गोगोई कौन है? वो एक एमपी हैं। एमपी कहां से हैं? जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं। जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 से 5 विधानसभा आती हैं। वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक विधानसभा सीट से एमएलए का इलेक्शन लड़े और हार गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए सीट को एक एमपी बचा नहीं पाया। तो सोचिएगा कि लोगों के मन में कांग्रेस की एक्सेप्टेंस इसका मतलब है 2029 की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे। अब आशीष जी आप रिस्पॉन्स कर दीजिए, फिर मैं सीधे अभिषेक जी के पास जाऊंगा प्लीज। जी मैं सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपको, अपने मित्र को और आपके दर्शकों को एक बात समझाना चाहता हूं। यहां पे हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि भाई जो भी इनको छोड़ के गए वो सारे या तो डरपोक थे या भ्रष्टाचारी थे, यानी कहीं ना कहीं कमी उनके अंदर थी जो इनको छोड़ के गए। प्रवक्ता तो ये भी कहते हैं कि हमारे गंद को आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं इसी के ऊपर एक टिप्पणी करता हूं। मान लीजिएगा एक कपल है, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जी रहे हैं और उनकी कोई इशू नहीं होता, और हस्बैंड ये कह के वाइफ को तलाक दे देता है कि ये बीवी मेरी बांझ है, और उसके बाद वो किसी और से शादी करती है और वो 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसका क्या मतलब निकालेंगे आप कि कमी किसके अंदर थी और छोड़ा किसको गया? ये